मित्रों, हम लोग आज वापस से बात करेंगे अमेरिका के संविधान के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अमेरिका के संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान बना कैसे है, इवोल्यूशन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे महत्वपूर्ण संविधान है दुनिया का, ये तो मैंने बताया आपको। अब ये बना कैसे है, बड़ी रोचक कहानी है इसकी। देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1492 में पहली बार कोलंबस अमेरिका पहुंचता है। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचता है, जिसे वो न्यू लैंड कहते हैं। नई ज़मीन पर पहुंचा था वो। वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको बाद में रेड इंडियंस का नाम दिया गया, क्योंकि कोलंबस ये मान के चला था कि वो भारत पहुंचने वाला है, लेकिन वहाँ पहुंचने पर उसको मालूम नहीं था किस जगह पर पहुंचा है। इसलिए जो लोग उसको दिखे, उसने कहा कि ये रेड इंडियन है, क्योंकि वो लाल की जो चमड़ी थी वो ज़्यादा रेड कलर की थी, इसलिए उनको उसने रेड इंडियंस कहा। और वो रेड इंडियंस शब्द आज भी काम में लिया जाता है। हालांकि अब तो रेड इंडियंस की संख्या है वो बहुत कम हो गई है, बहुत छोटी सी जगह पर वो रहते हैं। तो 1492 में पहली बार अमेरिका की खोज हुई, किसके द्वारा? सभ्य समाज जिसे कहा जाता था, यूरोप के द्वारा। इसके बाद जो पहले अमेरिकन्स, यहाँ पहले लोग जो यहाँ पर सभ्य समाज, सो कॉल्ड सभ्य समाज जिसे कहते हैं, या कॉलोनियलिस्ट जो थे, उनके द्वारा जो अमेरिका में आए, वो 1585 रॉबर्ट ये है वॉल्टर रेले। 1585 में इंग्लैंड में एलिजाबेथ का राज था। उसने सर वॉल्टर रेले, उनके एक कैसे थे, कमांडर थे सेना के, लेखक भी थे, फिलोसोफर भी थे, उनको उन्होंने पट्टा दिया कि आप ये जो नई दुनिया है, न्यू लैंड है, इसमें वर्जीनिया जो क्षेत्र है, इसको इन्होंने खोजा था। बाद में कोलंबस के बाद में और भी लोग गए थे। तो ये वर्जीनिया पर उस समय स्पेनिश लोगों का राज था। स्पेनिश कोलंबस के बाद में स्पेनिश लोग पहुंच गए थे। इंग्लैंड ने स्पेनिश लोगों को हराकर इस वर्जीनिया पर अपना नियंत्रण किया था, ऐसा वो कहते हैं। हालांकि वहां पर कोई बसा नहीं था। तो सर वॉल्टर रेले को उन्होंने ये पट्टा दे दिया, जिसे हम कहते हैं जमीन का पट्टा। तो उसको दे दिया गया कि आप इस वर्जीनिया में जाकर शासन कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, और उसके बदले में आपको वहाँ पर जो सोना चांदी आप खरीदेंगे या खोद के निकालेंगे, उसका 1/5 हमको देना पड़ेगा तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड को। तो 1585 में वॉल्टर रेले ने अपने को वर्जीनिया भेजा कि वहाँ पर जाकर वो बस जाए। पहली बसावट जो मानी जाती है इस अमेरिका में यूरोपियंस के द्वारा, वो 1585 है। लेकिन वहाँ पर लोकल लोग भी थे, जैसे मैंने बताया, रेड इंडियंस जिसे कहते हैं। उनके बीच में युद्ध हुआ होगा या पता नहीं क्या हुआ। ये लोग, जो कुछ लोग 100-150 लोग वहाँ पहुँचे थे, वो धीरे धीरे उनका संपर्क टूट गया और वे पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए। इसके बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण तारीख है वो है 1620। 1620 में एक दूसरा समूह यहाँ पर आता है, जिसके बाद में निरंतरता बनी रहती है इंग्लैंड के लोगों की, और वो वहाँ पर रहने लग जाते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि 1620 से ये आरंभ होता है निरंतरता, तो अमेरिका के बसावट की बात हम गर्म करें तो 1620 में क्या हुआ था? मे फ्लावर नाम का एक जहाज था जो इंग्लैंड से रवाना हुआ। इंग्लैंड के शासक ने को अनुमति दी। उसमें वो लोग थे जो इंग्लैंड की जो चर्च है, जो कैथोलिक चर्च है, उसके वो विरोधी बन गए थे किसी भी कारण से। तो एक बहुत बड़ा समूह बन गया था, तो उनको कहा गया कि तुम यहाँ से जाओ, इंग्लैंड में नहीं रह सकते अगर आप इंग्लैंड के चर्च की बात नहीं मानते हैं। तो प्रोटेस्टर्स थे बेसिकली। तो वो कुछ लोग थे, वो उन्होंने कहा कि हमको नई जगह हम जाके बस जाएंगे इंग्लैंड छोड़ के, हालांकि हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हम इस इंटरप्रिटेशन को नहीं मानते जो कि इंग्लैंड की चर्च बताती है, कैथोलिक चर्च। वो लोग एकत्रित हुए, राजा से परमिशन ली और वो इस मे फ्लावर जहाज से इंग्लैंड अमेरिका पहुंचे। जो लोग इस पर सवार थे वो सारे वो नहीं थे जो प्रोटेस्टर्स थे, वो तो कुछ थे, लेकिन आपको बहुत से दूसरे लोग भी चाहिए, जहाज चलाने वाले चाहिए, आप कहीं पे जाए तो काम करने वाले लोग चाहिए। तो वर्कर्स, महिलाएं, बच्चे, जहाज चलाने वाले, कई नई ज़मीन जहाँ पर है उस नई ज़मीन को पर कृषि का काम करने वाले या मकान बनाने वाले वो बहुत सारे लोग भी इनके साथ एकत्रित हो। वो लोग जो थे वो क्रिश्चियन थे सभी, लेकिन वो इन प्रोटेस्टर्स से हर बात में सहमत नहीं थे। लेकिन वो उनमें आपस में विवाद ज़्यादा नहीं था क्योंकि सभी एक जहाज में जा रहे थे। जहाज उस समय के देखे जहाज कैसे चला होगा, कितनी विपदाएं आई होगी। तो चलते चलते जब 1620 में यहाँ पर पहुँचे, वो वर्जीनिया नहीं था, वो न्यू इंग्लैंड, जिसे आज हम कहते हैं न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड एक क्षेत्र है अमेरिका का। अमेरिका का जो नक्शा है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, ये आप नीचे हो जाइए, ये अमेरिका का नक्शा है। इसमें ये जो ईस्टर्न पार्ट है, इसका ये जो पोर्शन है ये वाला, इसमें ईस्ट और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट और थोड़ा सा सेंटर, ये 6-7 स्टेट हैं आज भी जिन्हें न्यू इंग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंग्लैंड वाले बसे थे और सबसे ज़्यादा बसावट यहीं हुई थी। और ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन, शिक्षा है, बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, बोस्टन वगैरह सब इधर ही है। तो ये जो लोग आए थे मे फ्लेवर, वर्जीनिया तो नीचे है यहाँ, तो ये लोग जिस जगह पर पहुंचे वो वर्जीनिया ही थी। तो इन्होंने कहा नई जगह आ गए हम, तो नई जगह पर कैसे रहेंगे, रूल्स क्या है। जब वर्जीनिया में जाते तब तो इंग्लैंड के शासन जैसा कह रहा था उसको मान लेते, लेकिन अब जब नए जगह जा रहे हैं जिनको पता ही नहीं हम कहाँ पर रहेंगे, तो इन्होंने इस जहाज को जब लगाए तट पर, तो इन्होंने एक समझौता किया सबने। वो जो कुछ लोग थे जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने बाकी सब लोगों के साथ समझौता किया, भाई अगर अपन सब लोग यहाँ आराम से रहना चाहते हैं तो कुछ कानून है जिनको मानना पड़ेगा, हम सब लोग जिसको स्वीकार करें। तो पहला समझौता होता है जिसे कहा गया मे फ्लावर इम्पैक्ट। हालांकि ये नाम बाद में 18वीं शताब्दी में दिया गया, लेकिन ये एक पहला समझौता हुआ जिसका आधार बनाकर जॉन लॉक ने बाद में कंसेंट थियरी ऑफ गवर्नेंस दी थी। आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने अपने सिद्धांत दिए थे, तो उसका एक हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास है। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है जिसमें पहली बार एक जहाज पर लोगों ने समझौता किया, सहमति की, और उस सहमति से शासन चलाने की बात की गई। तो 1620 में ये लोग इस न्यू इंग्लैंड में आए और ये मे फ्लावर इम्पैक्ट कहा जाता है इतिहास में। बाद में बहुत से जो लोग बने अमेरिका के प्रेसिडेंट वगैरह और जो महत्वपूर्ण लोग थे, वो बार बार इसका जिक्र भी करते हैं। ये बतलाता है कि हमारे देश
हमारी ज़मीन पर आते ही लोग सहमति से शासन करने की बात करने लगते हैं। तो हमारे यहाँ ज़मीन में ही ऐसा कुछ है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म है, ऐसा क्लेम करते हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पर धीरे धीरे इंग्लैंड ने ये उपनिवेश बना लिया। इस उपनिवेश में जैसा कि और दूसरे उपनिवेश थे उनके, यहाँ पर भी वो शोषण कर रहे थे। उनका यूरोप में भी युद्ध चल रहा था इंग्लैंड का फ्रांस से। कि फ्रांस से युद्ध उनका समाप्त हुआ तो उन्होंने 1765 में आया द स्टैम्प एक्ट। एक एक्ट बनाया उन्होंने। इस एक्ट का क्या अर्थ था? इस एक्ट का अर्थ यह था कि इससे पहले जो अमेरिका में टैक्सेस लगते थे, उन करों को लगाने से पहले वहां की जो जनता है उसके प्रतिनिधियों से बात की जाती थी। प्रतिनिधि थे या फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो भी थे। इस एक्ट के तहत इंग्लैंड ने, ये पार्लियामेंट ने पास किया कि अब किसी निवेश में कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ भी टैक्स लगा सकते हैं, और वो टैक्स लगाइए। तो वहाँ पर जनता का विरोध होना आरंभ हुआ। ऐसे बिना हमसे पूछे हम पर टैक्स कैसे लगा सकते हो? हमारे बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने उत्पादन पर कंट्रोल करना शुरू किया। भारत में भी आप समझ सकते हैं कि बाद में ऐसे नमक पर टैक्स लगाया गया था। तो हर चीज़ पर बिना पूछे टैक्स लगाया जा रहा है इंग्लैंड के द्वारा, लूटने के लिए उन उपनिवेशों को, और इसलिए वहाँ पर विरोध होना आरंभ होता है। सबसे पहला विरोध या जो क्रांति जो हुई वो 1773 में हुई, जिसे कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी। ये जैसा आप जानते हैं कि इंग्लैंड सबसे ज़्यादा चाय पीने वाला देश है, अब तो भारत हो गया है खैर। तो इंग्लैंड से वो चाय लेकर अमेरिका में जाते थे और वहाँ पर लोगों को ये हैबिट फॉर्म कराना चाहते थे कि चाय पिए। लेकिन बोस्टन में जब ये जहाज आया, एक जहाज, ये नाराज होने लग गए थे। 1765 से धीरे धीरे लोग नाराजगी बढ़ रही थी। तो बोस्टन में जब ये जहाज एक आया बहुत सारे टी के बॉक्सेस लेकर, तो उन बॉक्सेस को जमीन पर उतारने के लिए जो मजदूर और दूसरे सहायक गए, उनमें से कुछ लोग जो विद्रोही प्रवृत्ति के थे वो ऊपर पहुंच गए। उन्होंने उस जहाज से वो जो बॉक्सेस थे उनको समुद्र में फेंक दिया, जमीन पे नहीं उतारा, और कहा हम नहीं लेते इनको। आप हम पर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें लादना चाहते हो, हमारे जीवन शैली को भी बदलना चाहते हो, हमसे बिना पूछे हम नहीं लेंगे। उन्होंने उसको फेंक दिया। ये पहली क्रांति, पहला विद्रोह माना जाता है अमेरिका में इंग्लैंड के विरुद्ध 1773 में। और इसके बाद विद्रोह करने वाले जो थे उन पर मुकदमा चला। इन्होंने कहा जो नेचुरली नाराज हुए, पकड़े गए, वो प्रिजन करने लगे, प्रिजन में डालने लगे। तो धीरे धीरे वो विद्रोह फैलने लगा और एक संगठित स्वरूप उसका सामने आने लगा। और उस संगठित स्वरूप के अंतर्गत 1776 4 जुलाई को इंग्लैंड के ही एक, चूंकि इंग्लैंड शासक था और अमेरिका के बहुत से लोग रिक्रूट होते थे उनके सेना में, भारत के भी जैसे होते थे, उनका एक बहुत बड़ा अच्छा सेनापति था जॉर्ज वॉशिंगटन। जो अमेरिकन था लेकिन सेनापति किसका था? इंग्लैंड का। उसने रिजाइन किया वहां से और उसने इन विद्रोहियों का लीडर बना वो। और 4 जुलाई 76 को इन लोगों ने कह दिया कि हमारा देश आजाद है, अमेरिका। और ये तब तक यहां पर 13 कॉलोनीज बन चुकी थी इंग्लैंड की। 13 कॉलोनीज में, जो कि मुख्यतः इधर थी ईस्टर्न पार्ट में, इन 13 कॉलोनीज ने मिलकर 4 जुलाई 1776 को डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका आज़ाद हो गया, जिसे कहा गया अमेरिकन क्रांति, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद
अमेरिका की और इंग्लैंड की सेनाओं में युद्ध चलता रहा और वो युद्ध जाके अलग अलग जगह पर 1783 में समाप्त होता है। 1783 में अंतिम युद्ध हुआ, तब इंग्लैंड परास्त होकर वहां से चला गया। ये बैकग्राउंड है इसका, अमेरिका की आज़ादी का। अब संविधान कैसे बनना शुरू होता है? ये सारा फिलडेल्फिया जगह है, वहां पर ये कन्वोकेशंस इनके हो रहे थे। पहले कन्वोकेशन हुआ, दूसरा कन्वोकेशन हुआ जो 4 जुलाई 1776 को, जिसमें उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि अमेरिका आज़ाद हो गया है। इसमें सिग्नेटरी जो थे 56 पर्सन्स थे।